नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का परचम ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों के 6 दिवसीय दौरे पर विदेश दौरे में है। प्रधानमंत्री अभी इस वक्त जापान में है, उसके बाद वो पापुआ न्यू गिनी जाएंगे और दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में होंगे। प्रधानमंत्री के आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, साथ ही साथ कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की है। क्या रहा पूरे दिन का लेखा जोखा, जानेंगे हमारी इस खास कार्यक्रम में अगले 1 घंटे में। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी का जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा ने किया दिल खोलकर स्वागत। सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देशों के नेता हुए शामिल। G7 समूह की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। एक दूसरे से गले लगकर मिले दोनों नेता। पीएम ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, जापानी पीएम फुमियो किशिदा, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक यूल, वियतनामी पीएम फॉम मिन चिन से भी की मुलाकात। अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई आपसी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। ऐतिहासिक बॉम्ब डोम स्मारक के पास स्थित है प्रतिमा। बापू के शांति और अहिंसा के संदेश को रेखांकित करने के लिए किया गया है इस स्थान का चुनाव। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक चुनौतियों का हल सुझाते हैं बापू के जीवन मूल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में प्रसिद्ध जापानी लेखक पद्मश्री डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी से की बातचीत। डॉक्टर तोमियो ने प्रधानमंत्री को भेंट की विशेष पुस्तक। प्रधानमंत्री ने जापान की प्रसिद्ध पेंटर हिरोका ताकायामा से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री को भेंट की गई भगवान बुद्ध की ऑयल पेंटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर। द्वारका में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग NACP के स्थायी कैंपस का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। द्वारकाधीश मंदिर में भी की पूजा अर्चना। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने किया शपथ ग्रहण। उप मुख्यमंत्री के तौर पर DK शिवकुमार ने ली शपथ। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। तो इस खास कार्यक्रम में लगातार हमारी नजर बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे में, जो इस वक्त उनका पहला पड़ाव है। और लगातार कल प्रधानमंत्री पहुंच गए थे और आज उनका G7 को लेकर तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी उनके जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा ने की। G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं और इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करने पहुंचे हैं। और हम सिलसिलेवार तरीके से तमाम चीजों का जिक्र भी करेंगे। आज क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है, मुलाकातों का दौर कैसा रहा है, और इस पे बातचीत भी करेंगे खास मेहमानों से। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीनियर डिप्लोमेट अनिल वाधवा जी और JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की प्रोफेसर अंशु जोशी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। एम्बेसडर वाधवा, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि G7 का मंच, जापान का एक तरीके से प्रधानमंत्री का इस वक्त का दौरा किस तरीके से बहुत अहम हो जाता है। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा द्विपक्षीय मुलाकातों के तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकातों के तौर पर देखा जा रहा है। जी, तो पहली बात तो यह कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर हिरोशिमा में
G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ की नजरिए और प्राथमिकताओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अहम हैं। और हाँ, देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और आर्थिक सुधार, ऊर्जा की अस्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, शांति सुरक्षा, ऐसे सभी मुद्दे हैं जिनसे निपटने के लिए G7 और G20 को साथ में आना होगा। तो उस नजरिए से देखें तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का जो वहां पर शिरकत करना, ये बहुत अहम बन जाता है। दूसरी बात आपने सही कही कि G7 के साइडलाइंस में बहुत सारी अहम बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं और आज का दिन काफी व्यस्त था। यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री कोरिया के प्रेसिडेंट से मिले हैं और फुमियो किशिदा से मिले हैं। उसके साथ साथ इमानुएल मैक्रोन की जो मीटिंग है वो भी अहम है। तो कई सारे ऐसे जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं G7 के मार्जिन्स पर, उसमें जो मुद्दे भारत और दूसरे देशों के बीच के मुद्दे हैं उनको एक बार फिर से तरोताजा करने का एक मौका मिलता है। और भारत ये चौथी बार लगातार G7 में शिरकत कर रहा है। तो भारत की जो आजकल प्राथमिकता है इंटरनेशनल रिलेशन में अगर देखें तो बढ़ती चली जा रही है। इसलिए बहुत ही अहम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो व्याख्यान रहेगा वो सभी ध्यान से सुनेंगे। जी, प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपको किस तरह से इस मंच को महत्व देती है, क्योंकि G7 का मौजूदा तौर पे भारत हिस्सा नहीं है सदस्य के तौर पर, लेकिन लगातार बीते ये चौथा मौका है जो इस बात का जिक्र एम्बेसडर वाधवा साहब ने किया कि भारत एक विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शिरकत करता आ रहा है। ये भारत की वैश्विक मंच पे मौजूदगी को दर्शाता है, उसके बढ़ते कद को दर्शाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वैश्विक नेता के तौर पर बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। निश्चित तौर पर G7 का यदि आप मंच देखें, ये प्लेटफॉर्म देखें तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व की जो सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं वो देशों के रूप में इस मंच का एक हिस्सा है। भारत ने लगातार चौथी बार इस मंच पर अपनी शिरकत की है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री को देख सकते हैं कि किस तरह से वो 10 सूत्र लेकर के G7 के इस मंच पर हिरोशिमा की अपनी यात्रा में गए हैं। दूसरी ओर हम देखें तो G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा बदलाव इस प्रकार के मंचों पर करने का एक आगाज किया है, और वो है उद्देश्यों के साथ साथ इन मंचों का भी लोकतंत्रीकरण करना, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो G20 पे हम देखते हैं कि किस तरह से लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत के प्रतिनिधित्व में एक बड़ा स्थान अब मिल रहा है। और इसके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि तमाम उद्देश्यों का लोकतंत्रीकरण हो, एक जो वैश्विक उद्देश्य है उससे एक आमजन परिचित हो, इन उद्देश्यों में कुछ न कुछ अपना योगदान दे, भागीदार बने, और इन उद्देश्यों की पूर्ति से जो फायदा मिले वो भी एक आम जन तक पहुंचे, इस बात को वे सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में भी इस पर काम करते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। फिर G20 के अध्यक्ष के रूप में जब मैं भारत को देखती हूं तो वहां भी मुझे दिखता है कि किस प्रकार से भारत ने G20 के प्लेटफॉर्म का और उद्देश्यों का लोकतांत्रिकरण किया है। और यही बात अब G7 के मंच पर भी वो लेकर के जा रहे हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच की खाई है वो पटनी चाहिए, और ये तमाम जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं वो साथ आने चाहिए, और तब जाकर के फूड सिक्योरिटी हुई, एनर्जी सिक्योरिटी हुई, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट हुआ, या ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेरर हुआ। इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस प्रकार के जो उद्देश्य हैं, उसकी दिशा में कुछ ना कुछ सकारात्मक काम ये तमाम देश मिलकर कर पाएंगे। और हाल फिलहाल भारत एक मुख्य सदस्य नहीं है G7 का, लेकिन हमें यह भी दिखाई पड़ता है कि आगामी आने वाले समय में G7 अपने इस मंच को खोलेगा और भारत जैसे देशों को निश्चित तौर पर अपना एक स्थायी सदस्य बनाने के लिए आगे आएगा। बिल्कुल, ये लगातार ये डिबेट और चर्चा भी चल रही है, क्यों नहीं भारत G7 जैसे जो ग्रुप है उसका हिस्सा होता है। इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। कुछ और जो आज प्रधानमंत्री के एंगेजमेंट्स रहे उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद में इस चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे। G7 सम्मेलन के दौरान फ्रांस के साथ
भी द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की है। बैठक में दोनों नेताओं ने परस्पर आपसी सहयोग के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और दोनों ही नेताओं के बीच एक बार फिर से हिरोशिमा में, जापान में ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। G7 बैठक से इतर दोनों नेताओं ने मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें। इसी तरह G7 समूह की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे से गले लगकर मिले। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। दोनों ही नेता जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री इस हॉल में बैठे हुए थे, अचानक से जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो पीछे की तरफ से प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचे और प्रधानमंत्री को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनके पीछे मौजूद है, वो तुरंत खड़े हुए और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको गले लगा लिया। तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच की बेहद गर्मजोशी अपनेपन के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और उनको गले लगाकर उनका अभिवादन किया। और ये तस्वीर पहली बार नहीं, हम पहले भी कई ऐसे मौकों पर देख चुके हैं। बाली में भी ऐसी तस्वीर निकल के आई थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया था और वो तस्वीर अपने आप में बेहद एक तरीके से वायरल भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी। और कई अन्य ऐसे मौकों पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अपनेपन का एक प्रदर्शन करना या अपनेपन को इजहार करना, वो साफ तौर से सार्वजनिक मंच से झलकता आया है। और आज की तस्वीरें भी हिरोशिमा से जो ये तस्वीरें आई हैं, वो बताती हैं कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे और उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया। तो वहीं जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी की जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा भी की है। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और वैश्विक चुनौतियों पर आपसी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौतों और भारत की G20 अध्यक्षता के लिए जर्मनी के समर्थन का स्वागत किया है। G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी मुलाकात की है और इस मुलाकात की तस्वीर भी बेहद गर्मजोशी भरी, जहां पर दोनों ही नेता एक दूसरे को गले लगाकर खुशनुमा माहौल में एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक जब मिले एक दूसरे के साथ में, तो बेहद गर्मजोशी के साथ में ये मौका इस बात को दिखाने, जताने का कि कैसे दोनों नेताओं की आपसी केमिस्ट्री अपने आप में बेहद अलग और भारत ब्रिटेन के आपसी संबंधों के लिहाज से भी बेहद अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से हिरोशिमा में मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने भारत जापान मैत्री को प्रगाढ़ करने के उपायों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान परस्पर तालमेल बढ़ाने, साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों पर भी बातचीत की है। उन्होंने समसामयिक क्षेत्रीय घटनाक्रम और हिंद प्रशांत में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया है। दोनों नेताओं ने आपसी सामरिक और वैश्विक साझेदारी को अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की है। वार्ता में शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, ग्रीन हाइड्रोजन, उच्च प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे, आतंकवाद से मुकाबले और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जैसे मुद्दे भी शामिल रहे। एक्सेलेंसी, G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी भारत यात्रा आज भी भारत के लोगों के लिए बहुत यादगार रही है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूँ वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष हैं जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है और ऐसी पवित्र वस्तु को हिरोशिमा में और आपके होम टाउन में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी, उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यूल से मुलाकात कर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस साल भारत और दक्षिण कोरिया अपने राजनयिक संबंधों की 50 साल का जश्न भी मना रहे हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, IT, हार्डवेयर निर्माण, रक्षा, सेमीकंडक्टर और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। मुलाकात के दौरान भारत की G20 अध्यक्षता और दक्षिण कोरिया की हिंद प्रशांत रणनीति पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और उनकी पत्नी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि भारत इंडोनेशिया के साथ मजबूत संबंधों को बड़ी प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष फाम मिन चिन के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की है। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और लोगों से लोगों के संबंध के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। क्षेत्रीय विकास के साथ साथ आसियान और हिंद प्रशांत में सहयोग की भी बातचीत की गई है। और एक और महत्वपूर्ण तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो जापान से ही आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने परस्पर सहयोग के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। पिछले साल शुरू हुए रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इस युद्ध से पूरे विश्व पर अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता, इसको मैं मानवता का मुद्दा मानता हूं। पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा सकता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करें। तो G7 बैठक से इतर द्विपक्षीय मुलाकातों का बेहद महत्वपूर्ण बैठकें लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री की तमाम वैश्विक नेताओं से मुलाकात हुई और यूक्रेन के राष्ट्रपति से यह मुलाकात की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले आई हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एम्बेसडर अनिल वाधवा जी हमारे साथ बने हुए, इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। एम्बेसडर वाधवा, अब मैं आपका रुख करना चाहूँगा क्योंकि हमने जो सबसे अंत में भी तस्वीरें जेलेंस्की साहब के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की दिखाई हैं, प्रधानमंत्री का साफ तौर से कहना कि साहब ये महज राजनीतिक या अर्थव्यवस्था के तौर पर हम इस संघर्ष को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये मानवता की एक समस्या के तौर पर इसको भारत देख रहा है। और प्रधानमंत्री लगातार कहते आए हैं युद्ध का समय नहीं है, हमको शांति के साथ आगे बढ़ना होगा, और बुद्ध के संदेश को भी लगातार भारत की तरफ से प्रधानमंत्री कहते रहे। इस मुलाकात को किस तरह देखते हैं, प्रधानमंत्री के संदेश को आप किस तरह से देखते हैं? यूक्रेन और रूस की जंग, ये G7 की जो बैठक है इसमें एक अहम मुद्दा है। और ऐसा सोचा जा रहा है कि अगर ये जंग ज्यादा देर चली तो ग्लोबल साउथ के लिए और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और इसमें फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर,
उसके ऊपर पूरे सभी देशों को गौर करना चाहिए। तभी भारत शुरू से यही बोल रहा है कि जो इसका समाधान है वो शांतिपूर्ण ढंग से ही निकाला जा सकता है, और प्रधानमंत्री ने इसीलिए ये स्पष्ट किया है, जैसे कि हमने यूनाइटेड नेशन में भी कई बार ये मुद्दा रखा है कि भारत अपनी तरफ से कोई भी कोशिश जो जरूरी है वो करेगा। इस बार प्रधानमंत्री ने अपने आप को स्वयं को भी आगे किया है। उन्होंने कहा कि जो भारत करे या मैं खुद स्वयं करूं, मैं खुद करने को तैयार हूं, हमसे जो होगा वो हम करेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि भारत ग्लोबल साउथ के ऊपर जो इसके जो रेपरकशंस हैं युद्ध के, उससे काफी चिंतित है। दूसरे देश G7 के भी काफी चिंतित हैं, और सभी यही चाहेंगे कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। जी, प्रोफेसर अंशु जोशी जी, किस तरह से आप देखती हैं ज़ेलेंस्की के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है और जब से रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत हुई है उसके बाद में ये पहली मुलाकात है। हालांकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस कई बार होते रहे हैं दोनों नेताओं के बीच में। प्रधानमंत्री का ये संदेश, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जब SCO बैठक के इतर रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर से कहा था, और ये एक पब्लिक डोमेन में इसकी दुनिया भर में तरीके से तारीफ हुई थी कि साहब ये युद्ध का समय नहीं है। और अभी प्रधानमंत्री का इस बात को सामने रखना कि साहब इस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से आगे समाधान की ओर ले जाने के लिए भारत और खुद प्रधानमंत्री मोदी हर तरीके से हर प्रयास को करने के लिए तैयार है। क्या एक बड़ा संदेश आप देख रहे हैं इन दोनों देशों के लिए, दुनिया भर के लिए? एक बड़ा संदेश है, और पूरी दुनिया ने एक साल से ये उम्मीद लगा के रखी थी कि कब भारत आगे आकर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास करे, या किस तरह से दोनों देशों के लीडर्स से हमारे माननीय प्रधानमंत्री बात करें। पहली बार आज ज़ेलेंस्की से उनकी रूबरू मुलाकात हुई है। इसके पहले SCO समिट में हमारे प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दिया था कि भाई इस युद्ध का अंत होना चाहिए, क्योंकि ये सदी विनाश की नहीं, ये सदी विकास की सदी है, युद्ध की सदी नहीं है। यही बात वो ज़ेलेंस्की को भी कहते हुए नजर आते हैं। और G7 के इस प्लेटफॉर्म से हालांकि जो सदस्य देश हैं वे रशिया पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगाकर इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में वे ये सोच रहे हैं कि रशिया को रोकें, पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि वाकई में G7 के भी सदस्य देश ये चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच का ये युद्ध समाप्त हो, तो उन्हें यूक्रेन को इस बात के लिए राजी करना चाहिए, ज़ेलेंस्की को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि अब समय आ गया है कि चाहे किसी एक मध्यस्थ देश या कुछ मध्यस्थ देशों के साथ ज़ेलेंस्की पुतिन से बातचीत के लिए राजी हो, क्योंकि रशिया इस बात को बार बार कहता आया कि वो बातचीत के लिए राजी है। लेकिन दूसरी ओर हमने देखा कि किस तरह से नाटो की अगुवाई में जो सदस्य देश थे उन्होंने यूक्रेन को लगातार सहायता पहुंचाई है इस युद्ध में बने रहने के लिए, सक्रिय बने रहने के लिए, और यूक्रेन इसीलिए इस युद्ध को लड़ता चला आया है और पीछे हटने का कोई ऐसा मौका नहीं आया, कोई गुंजाइश नहीं बनी। तो इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री बायलैटरल टॉक्स के दौरान भी लीडर्स को शायद ये संदेश दें, और ज़ेलेंस्की को तो उन्होंने निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है, और पूरे विश्व को ये दिखाई दे रहा है कि एक दौर की बातचीत उनकी पुतिन के साथ हो चुकी, आज ज़ेलेंस्की से बातचीत हुई है। देखिए इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो स्वीकार्यता है, प्रधानमंत्री मोदी की जो स्वीकार्यता है, उसके लगातार बढ़ते कद को हर कोई मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, और भारत किस प्रकार से इस प्रकार के वैश्विक चुनौतियों से समाधान की ओर आगे बढ़ सकता है, इसको लेकर दुनिया कहीं ना कहीं लगातार नजरें लगा रहती है। आप दोनों से हम चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक रोकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग बनाता है, कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें
जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हम बात करेंगे शख्सियतों की जिन्होंने हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी सहेजा और हस्तशिल्प कला को भी आगे बढ़ाया। 14वीं शताब्दी के बिदरी शिल्प को आगे बढ़ा रहे शिल्पकार शाह रशीद अहमद कादरी, पश्चिम बंगाल के 102 वर्षीय सरिंदा वादक मंगला कांति राय, असम की सदियों पुरानी पारंपरिक मुखौटा की संस्कृति को संरक्षित करने वाले हेमचंद्र गोस्वामी, कश्मीर के पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य संतूर बनाने वाले संतूर शिल्पकार गुलाम मोहम्मद जज और मीजो लोक संगीत और नृत्य को संरक्षित कर रही मीजो लोक गायिका केसी रनरेम संगी। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं जंगल की आग की। जंगल की आग से हमें क्या दीर्घकालीन नुकसान होते हैं? क्लाइमेट चेंज में ये एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि आग है जंगल की, ये बढ़ गई है संख्या। प्री फायर अलर्ट भेजा जाता है, राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को भेजते हैं हम लोग, वो उसका एनालिसिस करके दे फर्दर पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू फील्ड फंक्शनरीज टू रिमेन इन अलर्ट एंड टेक मिटिगेटिव प्रिवेंटिव एक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आग की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। विंड डायरेक्शन क्या है? विंड डायरेक्शन है तो उस तरफ बिल्कुल ना जाए, आग उसी तरफ आएगी। और इस ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री इस वक्त जापान के दौरे पर हैं। G7 की बैठक का मंच और उसके इतर द्विपक्षीय मुलाकातें भी लगातार चल रही हैं। बेहद महत्वपूर्ण दौरा, बेहद महत्वपूर्ण दिन और दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे के मायने क्या है। मिस्टर वाधवा जी, इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। मिस्टर वाधवा जी, महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रधानमंत्री ने एक तरीके से G7 की बैठक में दो सत्र में उनका इंटरवेंशन है। एक सत्र में वो अपनी बात रख चुके हैं। ये सत्र फूड, हेल्थ, डेवलपमेंट और जेंडर इक्वलिटी को लेकर था। प्रधानमंत्री ने एक तरीके से 10 पॉइंट एजेंडा फॉर G7 कंट्रीज के लिए दिया है। सबसे महत्वपूर्ण अगर खाद्य सुरक्षा को लेकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि हमें जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, साथ ही साथ जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, उसकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा फूड सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि हम उनके हित संरक्षित कर सकें। आपको लगता है कि इस प्रकार के मंच पर 10 पॉइंट एजेंडा और दुनिया की खाद्य चुनौतियों के सामने समाधान की तरीके से आगे बढ़ना, प्रधानमंत्री का ये प्रयास कितना महत्वपूर्ण? देखिए, अब इस साल चूंकि भारत G20 का प्रेसिडेंट है, तो काफी सारे मुद्दे जो भारत में बैठकें हुई हैं उसके तहत काफी मुद्दे डिस्कस किए जा चुके हैं और ये मुद्दे सब पर सहमति भी बनी है। यूक्रेन युद्ध के अलावा सभी मुद्दों पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है और भारत ये चाहेगा कि ये जो ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं जो उभर कर सामने आए हैं G20 के तहत, इनको G7 में लाया जाए ताकि G7 इन पर गौर कर सके। G7 के जो यूक्रेन के अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं उनमें महंगाई है और क्लाइमेट चेंज है और भविष्य में पानी से उत्पन्न होने वाली जो संकट है वो भी अहम मुद्दे हैं। लेकिन किस तरह से एग्रीकल्चर को आगे चलकर बढ़ावा दिया जाए और किस तरह से उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए, ये सब G20 के तहत ही भारत में डिस्कस हुआ है। तो इस तरह का जो डिस्कशन है, इसका इंफ्यूजन G7 में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये मुद्दे उठाए हैं और बाकी के जो दो वर्किंग ग्रुप हैं उसमें भी हम देखेंगे इसी तरह के जो मुद्दे हैं जो डिस्कस हो चुके हैं G20 में, वो भारत सामने उठाएगा और लाएगा। प्रोफेसर जोशी, आप से समझना चाहेंगे कि फूड सिक्योरिटी को लेकर जब बात होती है, प्रधानमंत्री का इस बात को सामने रखना कि जो फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी है, उसकी जो सप्लाई चेन है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है और उसके पीछे राजनीतिक वजहें या वैश्विक राजनीतिक वजहें एक बहुत बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि फर्टिलाइजर सप्लाई चेन को
का जो है ना पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसको गैर राजनीतिक तरीके से रखना चाहिए और उसके वैकल्पिक तरीके को खोजने पर भी हमको बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। आपको लगता है कि जो जिस समस्या का हम लगातार जिक्र करते हैं लेकिन समाधान भी प्रधानमंत्री एक तरीके से साफ तौर पे इस वैश्विक मंच पर रखते दिखाई पड़ रहा है? निश्चित तौर पर यदि हम देखें जिन 10 सूत्रों को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा में G7 के इस मंच पर शिरकत कर रहे हैं, तो वो समाधान लेकर के अपने साथ गए हैं। वो फूड सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि ये इंक्लूसिव हो और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन तक ये फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होनी चाहिए। जब वे फर्टिलाइजर से रिलेटेड सप्लाई चेन के रेजिलियंस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो राजनीतिक बाधाएं हैं, जो आपस के मतभेद हैं जिसके चलते देश आपस में सप्लाई चेन्स बाधित कर लेते हैं, तो उसे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो अलग अलग प्रकार की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की बात करते हैं, फोकस लेकिन फूड सिक्योरिटी पर रखते हैं। तो जब हम आज वैश्विक परिदृश्य को देखते हैं तो चाहे हम फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें, एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें, सप्लाई चेन्स बड़े पैमाने पर बाधित हुई हैं कोविड-19 के दौरान भी, और इसके बाद अभी जब हम देख रहे हैं तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों में देखने पर पता चलता है कि किस तरह से देश आपस में एक दूसरे से मतभेदों के चलते आपसी जो कोलैबोरेशन है, आपसी कोऑपरेशन है, उसको कहीं ना कहीं कोने में रख देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। और शायद इसी के लिए G7 और G20 जैसे मंच बने हैं, जिसके जरिए दो देश आपस के द्विपक्षीय मतभेदों को न सिर्फ भुलाने के लिए, उसका समाधान खोजने के लिए इन मंचों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बहुपक्षीय स्तर पर जब बड़े लक्ष्य सामने हो तो आपसी मतभेद को कम से कम दरकिनार करके उसका समाधान खोजने की दिशा में काम करते हुए जो बहुपक्षीय स्तर पर एक बड़ा उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए साथ में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और यही संदेश हमारे प्रधानमंत्री देते हुए प्रतीत होते हैं कि आपस के जो भी द्विपक्षीय मतभेद हैं उन्हें तो सुलझाया जा सकता है, इस तरह के मंच हमारे सामने हैं, लेकिन बहुपक्षीय स्तर पर जो वैश्विक उद्देश्य हैं, जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्लोबल एजेंडा है, कम से कम वे बाधित ना हो। और एक और महत्वपूर्ण बात वो अपने 10 सूत्रीय इस पत्रक में करते हैं जो अपने साथ लेकर के गए हैं, और वो ये है कि तमाम जो विकासशील देश हैं उनके लिए डेवलपमेंट प्लान बनाने की आवश्यकता है, लेकिन ये डेवलपमेंट प्लान टेलर मेड होना चाहिए, यानी कि हर विकासशील देश की आवश्यकता, उसकी परिस्थितियां, उसकी प्रायोरिटीज, उसकी चुनौतियां अलग अलग किस्म की हैं। तो उसके हर एक विकासशील देश की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए उनके लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमने पिछले कई सालों में देखा कि किस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज इसीलिए मुखर हुई है कि जब भी कोई वैश्विक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, तो वहां पर एक बायस्ड बिहेवियर हमें दिखाई पड़ता है कि जिसमें जो ग्लोबल नॉर्थ के पावरफुल और विकसित देश हैं वो जो भी एक एजेंडा बनाते हैं, एक एक्शन प्लान बनाते हैं, तो वो सभी के लिए एक समान रूप से होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ ये भी देखना जरूरी है कि जो विकासशील देश हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनके किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, तो उसे ध्यान में रखते हुए इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। और यही बात हमारे प्रधानमंत्री करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। मिस्टर वाधवा जी, एक महत्वपूर्ण चीज समझना आपसे ये चाहेंगे कि हम समस्याओं को बहुत बेहतरी से समझते हैं तमाम मुल्कों के लिहाज से अगर हम बात करें, चाहे G7 का मंच हो या G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत हम तमाम बैठकों को भी देख रहे हैं। आपको लगता है कि ग्लोबल एजेंडा तय करने के लिहाज से ये दो बड़े ग्रुप G7 और G20 ये एक बड़ी रोल अदा कर रहे हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का G7 की बैठक के समय मौजूद होना और ग्लोबल क्राइसिस या जो चिंताएं हैं उनके समाधान के लिए आगे बढ़ना, जापान के साथ बेहतरी से तालमेल करके एक सिनर्जी क्रिएट करते हुए समाधान के रास्तों का जमीनी हल निकालने का जो प्रयास हो रहा है, आपको लगता है कि ये शायद एक बेहतर नतीजे देने के लिए कारगर तरीका होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री के जो तमाम सुझाव हैं और जापान के साथ में जो एक तरीके से सिनर्जी भारत लाके चल रहा है G7 G20 के मद्देनजर, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से भी आगे बढ़ती दिखाई पड़ेगी। आज के नजरिए से अगर हम देखें तो G7 का जो ग्रुप है वो काफी सीमित सा लग गया है, क्योंकि उसमें विकसित देश जो हैं वो अपनी समस्याओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं। G20 जो है वो काफी ब्रॉड वाइड रेंजिंग डिस्कशंस के तहत जो ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं उनको अच्छी तरह से उजागर करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि G7 और G20 के बीच एक तालमेल बैठे। इसकी शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है इस साल, क्योंकि मार्च में जब जापान के प्राइम मिनिस्टर
भारत के दौरे पर आए थे, तो उनका यही मुद्दा था कि जो ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं उनके ऊपर भारत के साथ बातचीत हो और किस तरह उन मुद्दों को G7 के तहत उनकी इंक्लूजन किया जाए, इसके ऊपर उनकी प्रधानमंत्री मोदी से विस्तार से बातचीत हुई थी। और इस बैठक में बहुत जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं उनको उजागर करें, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के बाद भारत के पास और इसके बाद ब्राजील के पास जाने वाली है। 3 इमर्जिंग इकोनॉमीज पहली बार G20 के मुद्दों को उजागर कर रही हैं और करेंगी, और इस तरह से जो सिनर्जी बनी है G20 और G7 में, ये बहुत ज़रूरी थी। और हम किसी भी मुद्दे को ले लें पूरे विश्व में, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों या खाद्यान्न के मुद्दे हों या फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस के मुद्दे हों, सभी में एक इंक्लूसिविटी की ज़रूरत है। और जब तक ये इंक्लूसिविटी G7 अपने कम्युनिके में नहीं ला पाएगा तो ये मुद्दे पूरी तरह से उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाए। जी प्रोफेसर अंशु जोशी जी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का संबोधन छठे सत्र G7 का जो था उसमें उन्होंने फूड सिक्योरिटी के साथ साथ हेल्थ को लेकर भी बात सामने रखी, खासतौर से कोविड को लेकर एक तरीके से उन्होंने कहा कि साहब कैसे वैक्सीन हो या दवाइयां हो वो सबके लिए सुलभ होनी चाहिए और उसका एक ऐसा एक तरीका हो कि कम से कम विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक खाई पैदा ना होने पाए, हर एक आमो खास तक या हर एक मुल्क तक वो दवाइयां हैं या वैक्सीन है उसकी उपलब्धता हो सके। एक ऐसा एक हेल्थ सिस्टम बनाने पे फोकस किया, जोर दिया। आपको लगता है कि भारत लगातार से वन हेल्थ वन वर्ल्ड की बात करता रहा, उस मंत्र को प्रधानमंत्री ने अपने 10 पॉइंट एजेंडा में भी सामने रखा। आपको लगता है कि ये भी इस मंच पर प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण संदेश? बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि कैसे इटली और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे जो विकसित देश थे वो भी इस महामारी का सामना करने में हमें लाचार नजर आए। और वहीं जब हम भारत जैसे देश को देखते हैं, कितनी बड़ी आबादी वाला देश, लेकिन जो हमने एक लॉकडाउन का डिसीजन लिया, जिस तरह से हमने उस समय अपने पब्लिक एंड कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करते हुए काम किया, जिस तरह से हमने अपने होममेड वैक्सीन्स बनाए और फिर 150 देशों से भी अधिक देशों को हमने अपने वैक्सीन्स भेजकर वसुधैव कुटुंबकम का भी एक संदेश दिया। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जब ये बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसा रेजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसमें आपस में देश कम्युनिकेट कर सकें और वैक्सीनेशन से लेकर के जो लोकल पब्लिक और कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम्स है वो हम दुरुस्त कर सकें और एक ऐसी कम्युनिकेशन चेन हो जिसके जरिए आपस में ये सभी जो सिस्टम्स हैं जो देश है वो आपस में संवाद कर सकें। तो मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि जब हम एक महामारी की दृष्टि से देखते हैं तो कोई महामारी नेचुरल हो या डेलिबरेट हो इसका तो हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई भी महामारी विश्व पर धावा बोलती है तो उसका जो स्केल होता है वो बहुत बड़ा होता है और इस बड़े स्केल से काबू पाने के लिए हमें अनेक स्तरों पर प्रयास करना आवश्यक है। तो न सिर्फ इस बात की आवश्यकता होती है कि हर एक देश के अपना जो उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ या उसके अपने पब्लिक एंड कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम हुए वो सब दुरुस्त हो, उसके जो आम जनता है वो इसके बारे में उसे जनरल अवेयरनेस हो, इसके साथ साथ देश आपस में कम्युनिकेट कर सके। आप कोविड-19 का अगर उदाहरण लें, यदि चीन ने पूरे विश्व को शुरुआती दौर में ही बता दिया होता कि भाई हमारे यहाँ इस प्रकार की एक संदिग्ध बीमारी के नमूने मिले हैं, लोगों को इस प्रकार की संदिग्ध बीमारी हो रही है, तो बाकी कितने अलर्ट हो गए होते। यदि आउटबाउंड फ्लाइट्स रद्द कर दी गई होती, बंद कर दी गई होती चीन से, तो आज परिदृश्य दूसरा होता। कोविड-19 ने उस प्रकार से पूरे विश्व को अपने चपेट में नहीं लिया होता जिस प्रकार से लिया। तो इसी की बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि एक रेजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम भी वैश्विक स्तर पर विकसित होना चाहिए। इसके बाद G20 के मन से भी भारत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस पर ग्लोबल नॉर्थ और साउथ इसकी खाई भुलाकर सभी को साथ आकर के, सरकारों को साथ आकर के, लीडर्स को साथ आकर के काम करना होगा। ये एक बहुत एम्बिशियस प्लान है, लेकिन मैं कहूंगी ये इम्पॉसिबल प्लान नहीं है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे जो ये स्वास्थ्य सुरक्षा है ये भी हर एक आम व्यक्ति का एक अधिकार है, उसे प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल, और भारत उस दिशा में लगातार प्रयास भी करता रहा और भारत के इन प्रयासों की दुनिया के तमाम वैश्विक मंचों पर बहुत सराहना भी होती रही। आप दोनों मेहमानों से ये खास चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन आज की कुछ और जापान से आई तस्वीरों को भी हम
दिखाते हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का आज अनावरण किया। यह प्रतिमा भारत द्वारा हिरोशिमा शहर को दोस्ती और सद्भावना के प्रतीक के रूप में उपहार में दी गई है। 42 इंच लंबी इस कांस्य प्रतिमा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राम वंजित सुतार ने तैयार किया है। यह प्रतिमा हिरोशिमा के बॉम्ब डोम स्मारक के पास स्थित है। इस जगह को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। प्रतिमा स्थापित करने के लिए इस जगह का चुनाव महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के संदेश को रेखांकित करने के लिए भी किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय से मुलाकात भी की। मैं पूज्य बापू को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं हिरोशिमा का मेयर का, यहाँ की काउंसिल का, जापान गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूज्य बापू की प्रतिमा को यहाँ पर स्थान दिया और मुझे आज उसका लोकार्पण करने का अवसर दिया है। हम सब पूज्य बापू के आदर्शों को जानने का, जीने का और जगत के कल्याण के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया आतंक और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन मूल्य इस लड़ाई में मानवता का मार्गदर्शन कर सकते हैं। विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। उसी प्रकार से बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। तो हिरोशिमा की धरती पर प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि बापू की प्रतिमा अपने आप में उनके अहिंसा के संदेश और उनकी जीवन शैली के जो मूल्य थे वो एक बड़ा संदेश देते नजर आएंगे। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। मिस्टर वाधवा जी, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि बापू की हिरोशिमा की धरती पर मौजूदगी, प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि एक हिंसा का एक बहुत बड़े प्रतीक के तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी को हम लोग देखते हैं। वहां पर अहिंसा के पुरोधा बापू की मौजूदगी और साथ ही साथ आज के समय में जैसे दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से लड़ रही है, उसमें बापू के जो प्रकृति प्रेम के संदेश है वो भी अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ पर भी भारत का एक योगदान दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए एक रास्ता दिखाता नजर आएगा। मिस्टर वाधवा जी, सही है। बहुत ही अप्रोप्रिएट है कि बापू की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, क्योंकि हिरोशिमा का की जो हिस्ट्री है वर्ल्ड वॉर के टाइम से हम देख रहे हैं कि जापान किस तरह से जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरे थे, उसके बाद से लगातार जापान ये कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स बैन किए जाएं, और जापान का ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ये बहुत सिंबॉलिक है कि G7 की ये मीटिंग जो हो रही है ये भी हिरोशिमा में हो रही है। जापान के नजरिए से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बापू की जो प्रतिमा यहाँ पर जिसका प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया, इसमें आपने सही कहा कि जो नॉन वायलेंस और ग्लोबल वार्मिंग के जो मुद्दे हैं, इन दोनों के अगेंस्ट बापू खड़े थे और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि बापू के जो संदेश हैं इन दोनों मुद्दों पर, अहिंसा पर और ऑल्सो जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, इसमें बापू से बहुत सीखने को है। और ये बहुत सिंबॉलिक एक सेरेमनी थी जिसमें वहाँ के मेयर भी उपस्थित थे और बहुत ही टाइमली इसका लोकार्पण किया गया।
जी, अंशु जोशी जी, आपको लगता है कि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया कि बापू की मौजूदगी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और प्रधानमंत्री मोदी भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर लाइफ जैसे मंत्र का जिक्र करते हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को लेकर, कि इकोनॉमी भी हो, इकोलॉजी भी हो और एनवायरनमेंट भी हो, इस प्रकार का एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ में कैसे आगे बढ़ा जाए, वो एक नज़ीर पेश करता है, हिंदुस्तान दुनिया के सामने रहता है। और उसी संदेश को प्रधानमंत्री दुनिया के इतने बड़े मंच पर भी रखते सामने दिखाई पड़ रहा है। ये भी अपने आप में, क्योंकि दुनिया की नज़रें इस वक्त जापान पे हैं, तो ऐसे में ये तस्वीरें भी दुनिया का ध्यान आकर्षित करेंगी इस संदेश की ओर। निश्चित तौर पर जब हम बापू की इस प्रतिमा को हिरोशिमा में देखते हैं तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। हिरोशिमा के इतिहास पर नहीं जाऊंगी, हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो न्यूक्लियर हमला यहाँ पर हुआ था उससे उबरने में जापान को एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में कितने वर्ष लग गए, और आज भी देखते हैं कि किस प्रकार से इस न्यूक्लियर अटैक के परिणाम जो है यहाँ की आगामी जनरेशंस पर, उनके स्वास्थ्य पर हमें दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए जापान लगातार टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करता आया है। जो दूसरा एक महत्वपूर्ण आयाम है वो जो आपने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, कि हम विकास तो करें लेकिन प्रकृति का विनाश करके नहीं, और इसी बात का संदेश G20 के मंच से भी भारत दे रहा है। और लाइफ के तहत हमने कई सारी योजनाएं अपने देश में शुरू की और पूरे विश्व को इस बात का संदेश दिया कि हम बिल्कुल विकास करें लेकिन साथ के साथ अपने पर्यावरण का ख्याल भी रखें। हमने पंचामृत नाम की एक योजना का भी आगाज किया, जिसके चलते हम क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट के वैश्विक लक्ष्य को एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो इसमें जो कार्बन एमिशंस को कट करने के जो वैश्विक उद्देश्य हैं उसकी हम लगातार पूर्ति कर रहे हैं और बड़ी सफलतापूर्वक हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो दरअसल वैश्विक स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर लाते हुए भारत ने इसे ग्रास रूट लेवल तक जोड़ दिया है। तो आज एक एक भारतीय को इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी है और एक एक भारतीय एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में योजनाओं को अपना योगदान भी दे रहा है। और यही बापू का भी संदेश था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो जो एक केंद्र में चीजें चल रही हैं उसका ज्ञान ग्रास रूट लेवल पर भी लोगों को होना चाहिए और जो कुछ भी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ भी जो सीमांत तक, अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचना चाहिए। और मुझे बहुत प्रसन्नता है ये देखते हुए कि भारत एक राष्ट्र के रूप में आज इस लक्ष्य की पूर्ति करने में सफल हो पा रहा है और पूरे विश्व को एक केस स्टडी के रूप में, एक उदाहरण के रूप में बता रहा है कि किस तरह से तमाम देश इसी प्रकार से योजनाओं का, शक्ति का, उद्देश्यों का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी, हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद से दुनिया के अनेक मुल्कों में बापू की मौजूदगी, उनकी प्रतिमा, उनके संदेशों को पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे और हिरोशिमा की ये ताजा तस्वीरें भी उसका उदाहरण है। और वहां पे जो तमाम भारतवंशी मौजूद हैं उनके चेहरे की खुशी भी बताती है कि बापू अब उनके बीच पहुंचे, तो इसका खुशी उन सब लोगों को भी नजर आ रही। कुछ और घटनाक्रम जो लगातार रहा है, व्यस्त कार्यक्रम रहा है प्रधानमंत्री का, उसकी तस्वीरें भी आप तक लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में प्रसिद्ध जापानी लेखक, हिंदी और पंजाबी भाषा विद के जो पद्मश्री डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी से भी उनसे मुलाकात की है, बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने जापान में भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और दोनों देशों को करीब लाने में योगदान के लिए डॉक्टर मिज़ोकामी की सराहना की है। इस मौके पर प्रोफेसर मिज़ोकामी ने पीएम मोदी को ज्वालामुखी पुस्तक की प्रति भेंट की है। 40 साल पहले 1980 के दशक में अपने पैसे से सब जापानियों का लिखा हुआ जो हिंदी की पत्रिका निकाला था। तो अभी तो पुराना हो गया, आउट ऑफ प्रिंट हो गया, तो इसका 6 खंड तक निकलता था, उसके बाद बंद हो गया, अब उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अभी इन 6 खंडों को एक पुस्तक के रूप में समाहित करके छपवाया, उनको दे दिया, वो बड़ी खुशी हो गए। एक जापान के विद्वान के द्वारा इस प्रकार इतनी बेहतरीन हिंदी बोलना ये किसी को भी बहुत खुशी का लम्हे के तरीके से नजर आएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री ने जापान के प्रसिद्ध पेंटर हिरोका ताकायामा के साथ भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपनी कलाकृतियों में भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करने के लिए हिरोका ताकायामा की प्रशंसा की। हिरोका ने प्रधानमंत्री को भगवान बुद्ध की एक ऑयल पेंटिंग भेंट की है।
First of all, PM Modi told me that the painting is very beautiful and he's very happy to accept the painting. So it was 42 years ago that I first visited India, and since then, that time I was very impressed by the people's spirit who's living on the Indian soil. So since then, I am infusing the energy and prayer of Indian people and culture that I received from them. तो तमाम ऐसे लोगों से भी मुलाकात का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, चाहे वो देशों के सबसे प्रमुख नेता हों, लेकिन कुछ आम लोग भी हों जिनका अपना एक योगदान है। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एम्बेसडर बादबा, आपको लगता है कि ऑयल पेंटिंग भगवान बुद्ध की प्रधानमंत्री को भेंट की गई और भगवान बुद्ध के संदेश को प्रधानमंत्री मोदी अक्सर रेखांकित करते रहे हैं वैश्विक मंच पर, क्योंकि भारत और जापान के आपसी तालमेल, सहयोग और जुड़ाव की बात की जाए तो बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध एक ऐसा साझा एक मंच देते हैं कि दोनों देश अपने आप को कल्चरली बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करते नजर आते हैं। तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने समय निकाला कि लिटरेचर और आर्ट से संबंधित जापानी जो लोग हैं उनके साथ भी मुलाकात करी है। और जैसे कि हमने देखा कि टोमिया मोज़ोकामी एक पंजाबी लिटरेचर में लेखक हैं और सहज हिंदी बोलते हैं, और उन्होंने बहुत कोशिश करी कि अपने जो 6 वॉल्यूम को टुगेदर एक साथ इकट्ठा करके किताब में प्रेजेंट किया उन्होंने प्रधानमंत्री जी को। और ये जो बुद्ध की ऑयल पेंटिंग का आपने जिक्र किया, डॉक्टर हिरोका ताकायामा की जो पेंटिंग है, आपने सही कहा कि बुद्धिज्म और जो जापान और इंडिया की जो कनेक्ट है, जो बुद्धिस्ट कनेक्ट है, वो बहुत स्ट्रांग है। और उसमें हम देखते हैं कि न सिर्फ भारत और जापान के बीच ये कनेक्ट बना कई सेंचुरीज पहले, लेकिन उसके बाद जो आदान प्रदान हुए उनको आज के दिनों में दोनों देश काफी हद तक भूल चुके हैं। उनको रिवाइव करने की आजकल कोशिश है। भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि जापान समेत दूसरे जो देश हैं जो भारत के साथ बुद्धिज्म के थ्रू जुड़े हुए हैं, जैसे कि मंगोलिया है, कोरिया है, इन सबको साथ में लाया जाए और एक ग्रुप बनाया जाए उन देशों का जिनके साथ बुद्धिस्ट संबंध भारत के बन चुके हैं सदियों पहले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण भेंट जो प्रधानमंत्री ने करी हैं इन आर्टिस्ट के साथ में समय निकाला इसके लिए, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। जी प्रशांत जोशी जी, हम जिस 10 पॉइंट एजेंडा का जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने जिसको आगे बेहतरी से रखा है, उसमें कहीं ना कहीं जब हेल्थ की हम बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस रही हैं उसको और ज्यादा आगे प्रसारित और प्रचारित करने का जिक्र भी वो करते नजर आते हैं। साथ ही साथ कैसे डिजिटल तरीके से जो हेल्थ सिस्टम है वो यूनिवर्सल लोगों तक या यूनिवर्स तरीके से वो लोगों को अप्रोच कर सके, उसका फायदा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हेल्थ सर्विसेज को ग्लोबल आउटरीच के प्रोग्राम के तरीके से बनाने का जिक्र भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता। तो ये कोशिश आपको लगता है कि भारत ने करके दिखाई है, क्योंकि भारत आबादी के लिहाज से देखा जाए एक बड़ा मुल्क है, उसके बावजूद भी सुदूर ग्रामीण इलाकों तक हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाया गया, उसी का जिक्र विस्तार कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री करते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमने भारत में आयुर्वेद को और भी जो तमाम चिकित्सा पद्धतियां हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से नए नए चिकित्सालय खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, इनको इंटीग्रेट कर दिया हमने आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से, तो वो निश्चित तौर पर पूरे विश्व के लिए एक सीखने की बात है। और इसके साथ साथ जब हम चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बढ़ावा देने की दृष्टि से देखते हैं, तो भारत ने एक बहुत ही अभूतपूर्व योगदान वैश्विक स्तर पर आज दिया है। वो किस तरह से, तो जो हमारी प्राचीन
प्राचीन पद्धतियां थी उनको डिजिटल माध्यम से भारत आज अपने राष्ट्रीय स्तर पर चला रहा है। भारत एक डिजिटल क्रांति का भी प्रणेता देश रहा है। विश्व का सबसे बड़ा डिजिटीकरण अभियान जो है वो भारत ने सफलतापूर्वक अपने यहाँ चलाया है। जिस प्रकार की आबादी भारत की है उसको देखते हुए देखिए कि किस तरह से हमने अपने आप का डिजिटलाइजेशन किया। तो आज हम अपने तमाम जो हेल्थ केयर सिस्टम्स को देखें, हम अपने अस्पतालों को देखें, हम अपनी तरह तरह की यहाँ पर जो अलग अलग किस्म की प्रणालियां हैं उनको देखें, आपस में सब एक दूसरे से डिजिटल माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। तो इस दिशा में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। G20 के प्लेटफॉर्म से भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक बड़ा उद्देश्य है जिसकी पूर्ति के लिए भारत ने पहले तो अपनी योजनाओं को चलाया है, बहुत सारे इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं जिसे अब वैश्विक स्तर पर भारत एक केस स्टडी के रूप में जो है उत्पन्न कर रहा है। और साथ ही साथ जो तस्वीरें देख रही हूं उसमें ये टिप्पणी ऐड करना चाहती हूं क्योंकि मेरे साथ एक वरिष्ठ पूर्व राजनयिक बैठे हैं, वे भी इस बात को मानेंगे कि देखिए जब हम कूटनीतिक संबंधों की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट्स के अलावा गवर्नमेंट टू पीपल और पीपल कनेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिस तरह से जापान के कलाकारों के साथ भारत के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं बड़ी सहजता से, उन्हें जिस प्रकार से एक्नॉलेज कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट टू पीपल एक बहुत ही अच्छा हम कनेक्ट देख पा रहे हैं। और इससे निश्चित तौर पर जिस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध भारत और जापान के हैं उससे पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ावा मिलता है। और जब हम इन कनेक्ट्स को बढ़ाते हैं तो फिर आपके प्रश्न पे आ जाऊंगी, जो अलग अलग उद्देश्य हैं। तो जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को जो बढ़ावा देना है तो हम बायलैटरल लेवल पर साथ में आकर बहुत सारे काम साथ में कर सकते हैं और जापान और भारत इस दिशा में काम कर भी रहे हैं। बिल्कुल, और हिस्टोरिकली तरीके से दोनों देश और दोनों देशों के लोग और दोनों देशों के नेता बहुत करीबी संबंध के साथ में जुड़े रहे हैं। और निश्चित तौर से आपसे कुछ देर में क्वाड की बैठक को लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं, उसको लेकर भी जानकारी आएगी और क्या कुछ इस मंच पर कहा जाएगा उसकी बातें भी हम आप सबके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर बाधवा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोफेसर जोशी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे की पल पल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।